कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने के बाद, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति है कहाँ, क्या स्थिति है उनकी किसी भी परमाणु में, किसी एटम में। हमने ये तो पता लगा लिया कि एटम अकेला नहीं है, एटम अनब्रेकेबल नहीं है बल्कि ब्रेकेबल है, और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन की खोज तो अभी तक नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन कम से कम हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज कर डाली है, हो गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब खोज हो गया है तो हम ये समझे ना कि आखिर उनकी स्थिति क्या है, वह एटम में किन जगहों पर रखे गए हैं, सवाल ये है ना। तो देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति को जानने के लिए 1898 ईस्वी में, 1898 में सर जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। सर जे थॉमसन ने क्या प्रस्तुत किया बेटा, एक मॉडल प्रस्तुत किया कि जो कोई भी अगर एटम है तो उस एटम का जो सबसे मैक्सिमम भाग है, यानी कि संपूर्ण जो सबसे अधिकतम सबसे ज़्यादा भाग है, वो सारा भाग धनावेशित है। सारा भाग क्या है बेटा, धनावेशित है। और उसमें कहीं कहीं पर क्या धंसे हुए हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। सारा भाग उन्होंने बता दिया कि धनावेशित भाग है, और उसमें कहीं कहीं पर कौन से भाग है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऋणावेशित भाग, ऐसा उन्होंने बताया। उनके बताने के हिसाब से उन्होंने यह कहा कि जैसे तरबूज है, और तरबूज में पूरा लाल भाग होता है, और उसमें जो बीज होते हैं वो कहीं कहीं पर क्या होते हैं बेटा, धंसे होते हैं। तो पूरे लाल भाग को, तरबूज में जो पूरा लाल भाग है, उन्होंने कहा कि तरबूज का पूरा लाल भाग धनावेशित भाग है, और उसमें जो कहीं कहीं बीज धंसे हुए हैं, वह धंसे हुए भाग क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। उनके अकॉर्डिंग, किसके, थॉमसन के, सर जे थॉमसन के अकॉर्डिंग ऐसा उन्होंने कह दिया। सर जे थॉमसन के इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। सर जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल खीर में पड़े हुए बादाम और पिस्ते की तरह है। अब उनके अनुसार प्लम पुडिंग मॉडल, उनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। मतलब जैसे हम लोग खीर बनाते हैं, और खीर में हम लोग ऐसा नहीं ना कि खूब ढेर के बादाम और पिस्ता डालते हैं, ऐसा नहीं है। किशमिश या काजू डालना होता है तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं डालते हैं, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा होता है ना बेटा। तो उनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि उनके बताने के हिसाब से यह है कि पूरी खीर जो है वो धनावेशित भाग है। पूरा खीर जो है वो क्या है बेटा, धनावेशित भाग, और उसमें जो ये बादाम पिस्ता या फिर जो भी हम डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या है बेटा, ऋणावेशित भाग है, जो कहीं कहीं पर होंगी। ये उनका मॉडल था। किसका मॉडल, सर जे थॉमसन का मॉडल था। सर जे थॉमसन ने बताया, सर जे थॉमसन ने बताया, सर जे थॉमसन ने बताया, कब बताया, 1898 ईस्वी में, जब यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज होने के बाद कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की किसी परमाणु में स्थिति क्या है, तब इसकी ज़रूरत पड़ी। और उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिस मॉडल को हम सर जे थॉमसन मॉडल भी कह सकते हैं, या तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई एटम है, अगर कोई क्या है बेटा, एटम है, तो एटम का समस्त भाग, मैक्सिमम अधिकतम जो भाग है, वो पूरा भाग क्या है बेटा, धनावेशित। पूरा भाग उन्होंने बोल दिया कि पूरा भाग क्या है, धन आवेशित भाग है। और इस धन आवेशित भाग में कहीं कहीं पर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। ऐसा हमने 9th में भी पढ़ा है, बोलो बेटा, ऐसा हमने 9th में पढ़ा है, कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं बेटा, धंसे हुए। तो यह उसी जैसे दिखाई दे रहा था जैसे कि तरबूज में, यानी कि वाटरमेलन में उसका जो लाल भाग है, वाटरमेलन में यानी कि एक तरबूज में बेटा जो क्या है, लाल भाग है, उस लाल भाग को उन्होंने क्या कहा बेटा, धनावेशित भाग। उस लाल भाग को उन्होंने क्या कह दिया कि वह धनावेशित भाग है, ठीक है ना। और उसमें जो सीड लगे हुए हैं, यानी कि जो बीज लगे हुए हैं, उन्हीं बीज को उन्होंने क्या कह दिया कि वो ऋण आवेशित भाग है। वो क्या है बेटा, ऋण आवेशित भाग, ऐसा उन्होंने कहा। सबने मान भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय बस बहुत ज़्यादा लोग तो बहुत कुछ बता नहीं पाते थे, या बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं, खोज चल रहा था। सबसे पहले इन्होंने मॉडल दिया, सब लोगों ने मान लिया, चलिए ठीक है, मान लिया, ऐसा हो गया। इस मॉडल को तरबूज मॉडल कहा गया। क्या कहा गया बेटा, तरबूज मॉडल कहा। इसके अलावा
इसी मॉडल को यानी कि सर जे थॉमसन के द्वारा दिए गए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। सर जे थॉमसन के द्वारा दिए गए इस मॉडल को कौन सा मॉडल कहा गया बेटा? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। अब प्लम पुडिंग मॉडल से क्या तात्पर्य निकल रहा है? प्लम पुडिंग मॉडल अभी बताए हैं कि जैसे हमने खीर बनाया, हमने क्या बनाया बेटा? एक कटोरे में खीर बना लिया और रख दिया उसको, और इसमें संपूर्ण भाग जो भरा हुआ है वो सब धनावेशित है। खीर वाला जितना भाग है सब क्या है बेटा? धनावेशित है, यानी कि मास जो है वो खीर का ज़्यादा है तो सब धनावेशित भाग है, और बीच बीच में जो हम उसमें क्या डाल रहे हैं, बादाम डाल रहे हैं, वो सब ऋणावेशित भाग है। तो इसको हमने प्लम पुडिंग मॉडल भी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह असफल तब हुए, इन्होंने बता तो दिया, अच्छा भी लगा, लेकिन यह असफल तब हुए जब इनके ऊपर बात की गई कि आप समस्थानिक के बारे में क्या बताना चाहेंगे। समस्थानिक समझते हैं? समस्थानिक या संभारिक। समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, परमाणु भार अलग समान होता है। या संभारिक के बारे में क्या कहेंगे? संभारिक का मतलब जिसमें परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा? अलग। ऐसे तत्वों को यह इसमें क्लासिफाइड, मतलब इसमें जगह देने में असमर्थ हो गए। मान लो सब भार बराबर हो जाए तो फिर हम कैसे दे पाएंगे? या भार अलग अलग हो तब कैसे देंगे? एक ही महीने बता सकते हैं उसको। तो ये असमर्थ हो गए, और जब ये इस चीज़ में असमर्थ हो गए तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए 1911 ईस्वी में, 1911 या 1913 ईस्वी में इस मॉडल के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। जांच करने के बाद, पूरी जांच करने के बाद इस मॉडल के लिए उनको क्या मिला बेटा? नोबेल पुरस्कार भी मिला। कम से कम इन्होंने एक शुरुआत तो दे दी थी ना, बात समझिए। कम से कम उन्होंने एक शुरुआत दे दी थी। इन्होंने ये नहीं कहा था कि मान लीजिए कि हम पूछे कि थाली का आकार कैसा होता है, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे थाली त्रिभुजाकार होता है सर जी, वो तो बिल्कुल उसके जैसा नहीं लग रहा है। आप ये कह सकते हैं कि थाली सर जी गोल होता है, तो समझ में आ रहा है, हाँ गोल होता है। अब गोल में कुछ गहरे थाली होते हैं, कुछ छिछले थाली होते हैं, कुछ में पार्टीशन होता है, लेकिन होता क्या है? गोल ही हो। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कुछ दूर तक हमको पहुंचा दिया गया, और उसी पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है बेटा? सर जे थॉमसन को, जिन्होंने 1898 ईस्वी में हमको पहुंचा दिया। हालांकि इन्होंने कुछ बातों को एक्सप्लेन करने में यह असमर्थ हो गए, इसलिए इनको पूरी वरीयता, मतलब पूरा ये नहीं दिया गया। इन्हीं को नहीं आज तक हम पढ़ते हैं। इनके बाद हम किसको पढ़ते हैं बेटा? हम किसको पढ़ते हैं? याद है आपको? कुछ नहीं याद है? एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम है बेटा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नाम तो सबने सुना है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। गोल तो उन्होंने भी बताया कि गोल है, बहुत अच्छी बात है। अब चाहे अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल कहिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहिए, समझ रहे हैं, या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहिए। बात समझ में आ रहा है बेटा? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहिए, चाहे जो भी कहिए। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सुनाई दे रहा है बेटा? अल्फा कण, ध्यान दो बेटा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहिए या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहिए, क्योंकि अल्फा कण की बमबारी के द्वारा ही इसे क्या किया गया बेटा? पाया गया। उन्होंने उसको प्रूव किया। जब यह प्रूफ करने चले तब तक थॉमसन ने कुछ चीज़ें और क्लियर कर दिए थे। जैसे उन्होंने यह कह दिया था कि यह जो गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को उन्होंने रखा हुआ है, इस गोले की जो त्रिज्या है वह 10⁻10 मीटर है। कितना है बेटा? 10⁻10 मीटर, यानी कि बहुत छोटा हो गया। लगभग इतने के बराबर उसका जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो इतने के बराबर है। इतने में ही यह प्लस और माइनस दोनों क्या है बेटा? समाहित। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कह दिया? दूसरी चीज़ यह भी उन्होंने स्पष्ट करके दे दिया था कि इसी एटम में, ये जो एटम है, जो रेडियस है, इतने ही दूरी में एक बात और स्पष्ट कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो भार है वो बराबर बराबर बटेगा। समस्त भार जो होंगे वो क्या होंगे बेटा? बराबर हिस्सों में क्या होंगे? बटे होंगे। दोनों का भार क्या होगा? बराबर होगा। ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। बात समझ में आ रहा है? इन सभी बातों को लेकर के, ग्रहण करके रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन कराया। अब रदरफोर्ड एक ऐसे साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हालांकि वो थॉमसन के कुलीग भी थे। कुलीग मतलब समझते हैं ना, साथ में ही काम करते थे लोग। इनका खुद का अपना एक्सपेरिमेंटरी लैब था, अलग नहीं जाना था। और इन्होंने इसलिए अल्फा कण चुना क्योंकि यह उस समय इनका जो लैब था, ठीक है ना, वो अल्फा कण पर काम कर रहा था। अल्फा कण पर क्या कर रहा था बेटा? काम कर रहा था। इसलिए इन्होंने किसको चुना बेटा? अल्फा कण प्रकीर्णन को चुना। बात समझ में आ रहा है? इनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट भी थे,
यह सबसे महंगा प्रयोग है। यह सबसे क्या माना जाता है? सबसे महंगा प्रयोग माना जाता है। तो इसलिए यह कर पाए, इनके लिए इसलिए आसान था, इनके लिए आसान नहीं था क्योंकि इनके पास पैसा था, बजट था, क्योंकि सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल थी। अल्फा कार्ड खुद भी प्रयोग कर रहे थे, अल्फा कार्ड इनका अपना था, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इनके लिए क्या चीज़ था? आसान था। लेकिन वास्तव में है ये क्या? महंगा। महंगा कैसे है? तो इन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। अल्फा कार्ड तो इन्होंने लिया, अल्फा कार्ड है इनके पास, लेकिन उसकी बमबारी करानी पड़ेगी ना। स्कैटरिंग करना मतलब उस पर डालना, फेंकना, प्रेशर के साथ, दबाव के साथ उस पर डालना, ठीक है। तो किस पर डाला इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने एक लेड लिया। क्या लिया बेटा? एक लेड, ठीक है ना। एक लेड कुछ इस प्रकार के संरचना में, ये लेड का ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? लेड का ब्लॉक कहलाता है। और इसी लेड के ब्लॉक के अंदर, इसी लेड के ब्लॉक के अंदर उन्होंने रेडियम धातु को रखा। कौन सा धातु बेटा? अब रेडियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव है। बोलो, रेडियम क्या है बेटा? एक रेडियो एक्टिव तत्व है रेडियम, याद रहेगा ना। रेडियम रखा और इस रेडियम पर रखा, और इस रेडियम पर उन्होंने अल्फा कण का स्कैटरिंग कराया। अल्फा कण को डाला उसके ऊपर। जब इस पर अल्फा कण का स्कैटरिंग कराया तो इसमें से किरण का पूरा ग्रुप निकला, ऐसे एकदम रेज, बहुत सारे रेज निकले। अल्फा रेज ही इसको बोलेंगे, बहुत सारे रेज निकले। बात समझ में आया ना बेटा? और अल्फा रेज निकले तो इनको आगे चल करके, आगे इन्होंने क्या लगाया? मेटल का एक लगा दिया, जिसके अंदर से जब प्रकाश जो फैल करके जा रहा था, अब वो प्रकाश क्या होगा बेटा? इसके अंदर एक गुच्छे में आ जाएगा। एक गुच्छे में करने के लिए प्रकाश को उन्होंने ऐसा किया कि इससे होकर के गुजरेंगे और गुच्छे में हो जाएंगे। बोले, बात समझ में आ रहा है? इसके लिए उन्होंने इस चीज़ का प्रयोग किया। ये चीज़ किसका बना हुआ होता है? यह चीज़ बना होता है बेटा स्लिट होता है। ये क्या होता है बेटा? स्लिट। क्या लिखेंगे? स्लिट होता है, ठीक है। स्लिट लगाया। आगे चल करके इन्होंने लगभग, आगे चल करके इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी लगाई। क्या लगाया बेटा? सोने की पतली पन्नी, एकदम गोल्ड की पतली पन्नी को इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। मान लीजिए ऐसे, गोल्ड की पतली पन्नी। कितना पतला होगा सर जी? लिख देते हैं, गोल्ड की क्या लगाया बेटा? पतली पन्नी को लगाया। और यह पतली पन्नी जो थी 4 × 10⁻⁵, 4 × 10⁻⁵ mm कह सकते हैं, इतना होगा, या सेंटीमीटर कह लो, कोई दिक्कत नहीं। इतना ज़्यादा पतला ये क्या होगा बेटा? गोल्ड की पतली पन्नी इसमें लगाया। बहुत ही पतला हो गया सर जी ये तो। -5 का मतलब समझ रहे हो ना? बहुत ज़्यादा पतला हो गया। जब इस पर पतला हो गया तो उन्होंने क्या किया? अब ये जब रेज इस पर जाते थे ऐसे, जब रेज इस पर पहुँचेंगे तो रेज पहुँचते थे तो इससे रिफ्लेक्ट होते थे, इधर उधर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। जब रेज इस पर पहुँचे तो रिफ्लेक्ट होना क्या होगा बेटा? शुरू हो। तो कौन किधर गया ये तो दिखाई दे नहीं रहा है। अब ऐसे है तो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए उन्होंने इसके चारों तरफ से एक कवरिंग लगा दिया, एक फ्लोरोसेंस, ठीक है ना, ग्रीन कलर की पॉलिश के साथ। इसके अंदर, इसके नीचे कौन सी पॉलिश थी बेटा? ग्रीन कलर की पॉलिश थी, समझ में आया ना। और इसके अंदर ग्रीन कलर की पॉलिश थी, और यह जो था ना, ये वाला ग्रीन कलर की पॉलिश, और ये ZNS का बना हुआ था, ताकि चमक जब होगा, क्या उत्पन्न होगा बेटा? चमक उत्पन्न होगा तो दिखाई देगा कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ चमक रहा है, तब नहीं दिखाई देगा। अरे तो ऐसे बल्ब लगा दिए हैं, उसके बाद हमको पता नहीं कहाँ कहाँ चमक, कहने कहने इसका प्रकाश जा रहा है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर चारों तरफ से एक ऐसी पन्नी लगा दे जहाँ पर चमक उत्पन्न होगा तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये इधर इधर प्रकाश इसका गया हुआ है। समझ में आया बेटा? तो उन्होंने इसके प्रयोग से ये चीज़ सिद्ध किया कि कुछ ऐसे रेज थे बेटा जो इससे सीधे निकल गए, चमक रहे हैं जा करके। बात समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे रेज थे जो सीधे निकल गए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी थे जो 90 अंश से कम के एंगल पर क्या हो गए बेटा? मुड़ गए, 90 अंश से कम। कुछ ऐसे भी थे जो 90 अंश से ज़्यादा के एंगल पर क्या हो गए बेटा? मुड़ गए। 90 अंश के ज़्यादा के एंगल पर क्या हो गए बेटा? मुड़ गए।
कुछ ऐसे भी थे जो क्या हो गए, वापस हो गए। कुछ ऐसे भी थे जो क्या हो गए, उसी डायरेक्शन में वापस, यानी कि 180, उसको क्या कहेंगे, 180 गए और फिर वापस, गए और फिर क्या हो गए बेटा, वापस। तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने प्रयोग के दौरान ये सेटअप लगाया। ये जीडेनएस का बना हुआ था, जिस पर ग्रीन पॉलिश लगी हुई थी। क्या लगा हुआ था बेटा, ग्रीन पॉलिश लगा हुआ था। बिना इसके काम नहीं चलेगा, क्योंकि चमक हमको देखना है। यह गोल्ड है, यहाँ पर ऐसे बना, ठीक है ना। ये गोल्ड की पतली पन्नी है, जिसकी पतली मतलब इसका इतना पतला होगा, ये भी हम समझ सकते हैं। अब ये जो रेज जा रहा है, अब ये जो रेज क्या हो रहा है बेटा, जा रहा है। अब ये जो अल्फा रेज प्रकीर्णन है, यानी कि अल्फा कण की बमबारी कराया तो रेडियम पर कराया ना बेटा। और इस स्लिट को क्यों लगाया, ताकि वो फैल करके ना जाए, बल्कि एक समूह में हमको रेज मिल सके, ताकि हम उस रेज का सही तरीके से क्या कर सके, अध्ययन कर सके, पढ़ाई कर सके। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो क्या क्या मिला, रदरफोर्ड ने जब यह प्रयोग किया तो यह प्रयोग इन्होंने किया था 1911 के आसपास। किसके आसपास बेटा, 1911 के आसपास इन्होंने प्रयोग किया था। अब बात को समझना, समझना क्या है, इस प्रयोग से उनको क्या मिला कि कुछ रेज ऐसे थे, कुछ रेज क्या थे बेटा, ऐसे थे जो उस पन्नी से टकराने के बाद, उस पन्नी से टकराने के बाद सीधी दिशा में एकदम सीधे निकल गए। कुछ ऐसे रेज थे जो उस पन्नी से टकराने के बाद सीधे क्या हो गए बेटा, निकल गए। तो जब जो पन्नी से सीधे निकल गए, वह निष्कर्ष क्या दे रहे थे हमको, यानी कि ना निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकला। बिना कल कौन का लिखाएगा हो, खटकोर साहब, हाँ, तो निष्कर्ष क्या निकला, सवाल ये ना बेटा, कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास। देखिए समझिए बेटा, जो रेज सीधे निकल गए वो यह बताते थे कि इसका जो कुछ भाग है, यानी कि जहां पर प्रकाश जा रहा है, रेज जा रहे हैं, वहां पर कुछ भाग खोखला भी है। कुछ भाग क्या है बेटा, खोखला है, यानी कि एकदम आर पार निकाल दे रहा है। तो खोखला होगा तब है ना, खाली होगा तब है ना, ए पार से ऊपर क्या हो गया बेटा, निकल गया। एक तो ये चीज पता चल गया। दूसरी चीज क्या बेटा, कुछ ऐसे रेज हैं जो थोड़ा सा विक्षेपित हो रहे थे, मतलब यहां से आने के बाद ऐसे जा रहे थे, देख रहे हो ना, ये थोड़े से ना विक्षेपित हुए हैं बेटा। बात समझ में आ रहा है, मतलब बहुत थोड़े से, मतलब सीधे जाकर के बहुत थोड़े से विक्षेपित हुए हैं, समझ में आया। तो जो कुछ भाग थोड़े से विक्षेपित हुए हैं, वह यह निष्कर्ष दे रहे थे कि उस पन्नी में एक भाग ऐसा भी है। बात को समझना, क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिव होता है, पहले ही बता दिया गया, उनके पास अल्फा कण का खोज था पहले से, समझा ना बेटा। अल्फा किरण पहले से वो रखे हुए थे, और अल्फा कण क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि जब थोड़े से विक्षेपित होते हैं, मतलब कि जहां से वो विक्षेपित हो रहा है वहां पर जरूर धनावेशित भाग है। वहां पर जरूर कौन सा भाग है बेटा, धनावेशित भाग है। समझ में आ रहा है ना, एक जगह से जहां से विक्षेपित हो रहा है उसी भाग को उन्होंने क्या कह दिया, धनावेशित भाग है। और इसी धनावेशित भाग को उन्होंने क्या कहा बेटा, नाभिक, न्यूक्लियस। इसी धनावेशित भाग को उन्होंने क्या कहा बेटा, न्यूक्लियस। इसलिए पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज किसने की। तो अब न्यूक्लियस की खोज किसने की बेटा, पता चल गया ना, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के दौरान इन्होंने किसका खोज कर दिया बेटा, न्यूक्लियस का खोज कर दिया। जो कि इन्होंने यह भी कह दिया कि कुछ किरणें थोड़ी सी विक्षेपित हो रही हैं तो जरूर वो धनावेशित हैं, तो किसी धनावेशित भाग से हट रही हैं। बोलो, धनावेशित है ना, धनावेशित भाग से हटेगा, उसी धनावेशित भाग को उन्होंने क्या कह दिया, नाभिक। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है ना बेटा। दूसरी चीज देखो, तीसरा क्या निष्कर्ष निकाला कि लगभग 90 अंश से कम पर 2000 में से, यानी कि 2000 किरण में से एक किरण 90 अंश से कम पर विक्षेपित हो रही है ना। 2000 में से, पैमाना कितना है बेटा कि 2000 किरण जब जा रहे हैं, देखो भाई एक दो किरण का प्रयोग नहीं है, करोड़ों रेस का प्रयोग है। समझ में आया ना बेटा, ये मत समझना कि एक दो गया है, अन्य उन्हें हो गया था, इतना इतना बता रहे हैं। 2000 में से एक किरण 90 अंश से कम पर किस पर विक्षेपित हुआ बेटा, 90 अंश से कम पर विक्षेपित हुआ। तो वह यह बता रहा था कि जो न्यूक्लियस का जो भाग है, न्यूक्लियस नाभिक का जो क्या है बेटा भाग, वह कुछ बड़ा है। और उस बड़ा का साइज कितना, लगभग 10 पर -15। पैमाना कितना मिल गया बेटा, 10 पर -15। और इसके पहले थॉमसन ने क्या बताया था, थॉमसन ने बताया था कि जो एटम है वो कितना है, 10 पर माइनस, रेडियस कितना बेटा था, 10 पर -10। और ये कितना हो गया, 10 पर -15। यानी कि जो नाभिक है, जो क्या है बेटा, नाभिक है, वह परमाणु से लगभग 10,000 गुना छोटा है। 10,000 गुना क्या है बेटा, छोटा है। यानी कि अंदाजा लगा लो, किस चीज़ का अंदाजा लगाओगे कि नाभिक कितना बड़ा है। अब परमाणु अगर मान लो कि अब धरती अगर परमाणु है, समझ में आ रहा है ना बेटा, तो इसमें जो उत्तर प्रदेश है वो न्यूक्लियस है, ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा।
ये तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, कौन सी बेटा, परमाणु, किससे, न्यूक्लियस से। अब कितना छोटा चले गए समझ में आ रहा है ना, कितना छोटा हो गया समझ में आ रहा है ना। 10⁻10 रेडियस उसका माना गया है, मेजर नहीं करके एग्जैक्ट बताया गया है, बात समझ आ रहा है ना, माना गया है। और ये भी लगभग माना गया है कि इतना है, इतना कम हो जा रहा है तो इतना होना चाहिए, सुनाई दिया। और लगभग 20,000 में से एक ऐसा था जो कितना बेटा, 90 अंश से अधिक पर विक्षेपित हो रहा था। 20,000 में से एक ऐसा था जो कितना विक्षेपित हो जा रहा था बेटा, 90 अंश पर विक्षेपित हो रहा था। और कुछ ऐसे बहुत कम कण ऐसे थे, बहुत कम कण ऐसे थे जो 180 अंश पर क्या हो रहे थे बेटा, विक्षेपित हो रहे थे। तो उसी 180 अंश और 90 अंश और 90 अंश से कम और 90 अंश से ज़्यादा विक्षेपण से पता चला कि जो न्यूक्लियस का आकार है वो कितना बड़ा है बेटा, 10⁻⁻15। बोलिए, याद रहेगा, 10⁻⁻15। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का यह क्या है बेटा, निष्कर्ष। बोलिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखिए रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में और क्या बता दिया। अब ये तो बता दिया, सिद्ध कर दिया कि अगर कोई एटम है, यह एटम है ना बेटा, तो एटम है तो इसमें न्यूक्लियस है। ये छोटी चुकी क्या है बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज हो गई ना। और यह भी बता दिया कि यह जो न्यूक्लियस है वो कौन सी है, धन आवेशित। अब एक बात बताओ, जब न्यूक्लियस बेटा धन आवेशित है, न्यूक्लियस क्या है, धन आवेशित है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा। एक बात तो क्लियर हो गई ना, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन उससे बाहर रहेगा। न्यूक्लियस के कहाँ रहेगा बेटा, बाहर, जहाँ से कुछ किरणें सीधे निकल जा रही थी, खोखला स्थान था, वहीं पर अब क्या रहेगा, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा बेटा, बोलो, बात समझ में आ रही है ना। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वह बाहर की तरफ, मान लेते हैं एक डिस्टेंस, बाहर की तरफ वो क्या कर रहा है बेटा, राउंड राउंड खेल रहा है। बाहर की तरफ क्या कर रहा है, ये कौन गोला बना रहा है, हम समझ में नहीं आ रहा है हमको, जो भी है जैसा भी है, राउंड राउंड खेल रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। अब चूंकि ध्यान से समझना, अब चूंकि यह धन आवेशित है और ये क्या है बेटा, ऋण आवेशित। एक बात तो क्लियर इन्होंने कर दिया ना, लेकिन यह भी फेल हुए। कहाँ फेल हुए, ध्यान से समझना। रदरफोर्ड भी असफल हुए कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। जैसे पहला एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझो एकदम। अब जब यह धन है, हाई ऋण है, तो धन ऋण को क्या करता है, बात समझ में आया, धन ऋण को क्या करता है, तो यहां से एक बल लग जाता है इसके ऊपर, जिस फोर्स को, एक फोर्स लग जाता है बेटा, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब एक बात बताओ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये जरूर तय हो गया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक जगह पे नहीं है, वो उसी में आराम से घूम रहा है, जो खाली स्थान है उसमें घूम रहा है। अब एक बात बताओ, जब ये घूम रहा है तो घूम रहा है तो ऐसा नहीं होगा, न्यूक्लियस है, ठीक है, हम है इलेक्ट्रॉन, हम घूम रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, ऐसे हम घूम रहे हैं बाहर, मजा आता खूब, पापा हमारा बोला होता ना, तब से घरे आओ घरे आओ, समझा रहा है ना। हम बारी मन बोड़ू, हम नहीं आए, लेकिन नहीं आए, लेकिन तनी तनी बतिया के असर पड़ी ना हमारे ऊपर हो, तो हम तनी मेरे नज़दीकी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, धीरे धीरे आए ना। वो अलग बात बा कि बाद में हमको पिटाए के बा, कहे से कि जब बोलौने तबे ना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात बेटा। एक समय हम घर पहुँचेंगे तो थुराएंगे, अपन ये काहे कैले है। वही तरह जब भाई इलेक्ट्रॉन बताओ, धीरे धीरे जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, मतलब खींच रहा है। पापा बुलाओ तो रहने, मानत नहीं रहने, धीरे धीरे गई नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर इस न्यूक्लियस में गिर जाए तो बम फट जाएगा, यानी कि वह न्यूक्लियस खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। और ऐसा होता तो दुनिया में किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं होता। इवन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जितने भी जो भी हैं इंसान, जो भी हम दिख रहा है ना बेटा, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब एटम नहीं तो कुछ भी नहीं। और एटम इस तरह से तो बर्बाद हो जाएगा, नहीं बर्बाद हो जाएगा। इसलिए रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, हाई वाला एक्सपेरिमेंट, उन्होंने न्यूक्लियस बताया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने लगभग हर चीज़ बता दी कि नहीं बता दी। लेकिन वही कि जब घूम रहा है तो प्लस है, ऋण है, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो यह इसको अपनी ओर खींचेगा, और जब खींचेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसको भी एक्सप्लेन किया गया, सुधारा गया, बाद में सुधारा गया। अगर आज सुधरवा दे तजुए ठीक है, नहीं सुधरवाए तजुए नहीं ठीक है। जैसे देखो, अच्छा एक खेल खेले हो, धागा में पत्थर बांध करके नचाते थे, खेले हो बेटा, खेले कि नहीं खेले हो। आज जब नचाते हो तो ऊपर ऊपर नचाते हो तो नीचे आगे गिर जाता है। जैसे धागा मान लेते हैं, धीरे से नचाओगे, धीरे से, ध्यान दो, धीरे से नचा रहे हैं, गति क्या है हमारी, कम है, तो ऊपर जाएगा पत्थर से गिर नहीं जाता था। लेकिन वही गति हम क्या कर देते थे, तब पत्थर गिरता था। उस अलग बात है, खुल के क्योंकि मुँह पे गिरता था।
यहाँ पर अब गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? अच्छा कैसे नचाते थे तुम? क्या लगता था तुम ईंटा को फ्री छोड़ देते थे, जाओ घूमो? नहीं, तुम खींच रहे हो पत्थर को, तुम बार बार अपनी ओर क्या कर रहे हो बेटा? खींच रहे हो, उसमें रस पूरा धागा अपने ओर खींच रहे हो। लेकिन देखो गति चूंकि तेज हो गई, ध्यान देना बेटा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की गति को नहीं बता पाए थे, और कोई बात नहीं थी, सब बता दिए। इलेक्ट्रॉन की गति बता दिए होते कि बहुत तेज होती है, बहुत तेज घूमता है, तो फिर दिक्कत ही खत्म हो गई होती। पत्थर को खूब तेज जब घुमाओगे तो देखो ध्यान से, पत्थर को जब तेज घुमाओगे ना बेटा, तो गति के कारण वह न्यूक्लियस की तरफ एक फोर्स लगाना शुरू कर देता है। यह इधर एक फोर्स लगाना शुरू कर देता है, जिस फोर्स को हम सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपीटल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स बेटा? वो पत्थर वो लगाता है हम लोगों पे। हम लोग पत्थरवा को खींचते हैं। ध्यान से एकदम अपने आप को शांत करो और महसूस करो कि जब पत्थरवा नचा रहे थे तुम उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आ नहीं रहा था। वो क्या कर रहा था? घूम रहा था, क्योंकि जितनी तेज तुम खींचने की कोशिश कर रहे थे हाथों उतना तेज घुमा रहे थे, और उसकी गति उतनी तेज क्या हो जा रही थी? बढ़ जा रही थी, जिसकी वजह से जब गति बढ़ेगा तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ना यार खींच ले रहा, तू खींच ले रहा, तू मनो खींचता हम हुए नहीं खींचाता नहीं। तो इस तरह से वो घूम रहा है, और उस तरह से इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता रहता है? घूमता रहता है, न्यूक्लियस में गिरता। बात समझ में आया? समझ में आया? ढेर नहीं ना समझ में आया है? ढेर मतलब ही कि मतलब हेने से हेने नहीं हो गया ऐसा करी, सब विस्तृत रूप से जानकारी में है ना। चलिए तो बस नोट कर लीजिए, कल कुछ और लिखा देंगे।